चलिए, ब्लड हो गया था। अब ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ जानते हैं। जीव विज्ञान चल रहा है। खान सर PDF। आइए जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। रक्त समूह का खोज लैंड एस्टीनर नामक विद्वान ने किया था। रक्त समूह का खोज लैंड एस्टीनर नामक विद्वान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुल रक्त समूह की संख्या 33 है, लेकिन मानव में 4 प्रकार के ही पाए जाते हैं। ठीक है। रक्त समूह के विभिन्नता के कारण RBC में पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? रक्त समूह के विभिन्नता के कारण RBC में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे लैंड एस्टीनर ने एंटीजीन नाम दिया था। क्या दिया था? लैंड एस्टीनर ने एंटीजीन नाम दिया था। एंटीजीन 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? एंटीजीन 2 प्रकार के होते हैं, A और B। इसी एंटीजीन के आधार पर रक्त को 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें एंटीजीन A होगा वह ब्लड ग्रुप A होगा। जिसमें एंटीजीन A होगा वह ब्लड ग्रुप भी A होगा। जिसमें एंटीजीन B होगा वह ब्लड ग्रुप B होगा। ठीक है। ठीक है। और जिसमें एंटीजीन AB होगा, दोनों होगा, A और B दोनों होगा, वह ब्लड ग्रुप AB होगा। ठीक है। जिसमें एंटीजीन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप O होगा। जिसमें एंटीजीन नहीं होता है वह ब्लड ग्रुप O होता है। रिमार्क में दिया है कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट करता है। क्या करता है? लिम्फोसाइट करता है। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। ये बीमारी को रक्षा करने के लिए होता है। चलिए, RH फैक्टर आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज 1940 में लैंड एस्टीनर तथा वीनर ने किया। ठीक है। RH फैक्टर, इसकी खोज 1940 में लैंड एस्टीनर तथा वीनर ने किया। यह एक विशेष प्रकार का एंटीजीन होता है, जिसे सबसे पहले रिसस नामक बंदर में देखा गया था। अतः इसे RH कहते हैं। ठीक है। जिसमें यह RH उपस्थित रहता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें यह RH नहीं पाया जाता है उसे RH नेगेटिव कहते हैं। भारत में 95% लोगों को RH पॉजिटिव है। 95% लोगों को RH पॉजिटिव होता है। ठीक है। ठीक है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, रक्त का आदान। ठीक है। जब किसी व्यक्ति को बाहर से रक्त दिया जाता है तो उसे रक्त का आदान कहते हैं। ठीक है। ब्लड बैंक में रक्त 40 डिग्री F पर रखा रहता है।
ब्लड बैंक में जो ब्लड होता है वो 40 डिग्री एफ पर रखा रहता है। ठीक है। एक व्यक्ति जो होता है, एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 200 ml रक्तदान कर सकता है। एक व्यक्ति एक बार में 1 यूनिट अर्थात 1 यूनिट में 200 ml होता है और 200 ml दान कर सकता है। कोई भी व्यक्ति ब्लड बैंक में जाएगा तो उसको 1 यूनिट दान कर सकता है, यानी 200 ml। ठीक है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य 1200 रुपये से 2000 रुपये के बीच रहता है। भारत में 1 यूनिट ब्लड का मूल्य कितना रहता है? 1200 से 2000 रुपये के बीच में रहता है। ठीक है। 1200 से 2000 के बीच में रहता है। जब हम रक्त का आदान करते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करते हैं। ब्लड ग्रुप जो होता है ना, जब हम ब्लड ग्रुप का आदान करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप किसी को देते हैं तो ब्लड ग्रुप के साथ साथ आरएच का भी मिलान करते हैं। यदि हम आरएच का रक्त किसी यदि हम आरएच प्लस का रक्त किसी आरएच प्लस वाले को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार आरएच माइनस वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कहने का मतलब है, यदि हम आरएच पॉजिटिव जो रक्त है किसी आरएच पॉजिटिव वाले को दे दे तो पहली बार में कुछ नहीं होगा। पहली बार में अगर पॉजिटिव है आरएच और पॉजिटिव को दे दे पहली बार में तो कुछ नहीं होगा, किंतु दूसरी बार आरएच माइनस वाला व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इस स्थिति में रक्त अधिक चिपचिपा हो जाता है और बहाव प्रभावित हो जाता है। इसे ऐसे रक्त को विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। ओ वैल्यू जो होता है ना, ओ वाले रक्त का सर्वाधिक दाता कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ओ पॉजिटिव जिसका रहता है ना, वो सर्वासार्वी किसी को भी दान कर सकता है। ठीक है। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एंटीजन तथा आरएच पाया जाता है। ओ पॉजिटिव जिस कोई का ग्रुप होगा वो किसी को भी दान कर सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। अगर ओ पॉजिटिव है तो ओ पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन अगर ओ पॉजिटिव है तो ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में जानते हैं। यदि पिता का जो आरएच वैल्यू प्लस होता है और माता का आरएच वैल्यू माइनस होता है तो इस स्थिति में पहली संतान का प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली संतान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान मृत पैदा होगा। यदि पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये कहता है कि अगर पिता का ब्लड का आरएच वैल्यू पॉजिटिव है और माता का नेगेटिव है तो इस स्थिति में पहली संतान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला संतान अगर पैदा होगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु उसके बाद की संतान जब पैदा होगा, किंतु उसके बाद का संतान पैदा होगा तो वो मृत पैदा होगा या
पैदा होने के तुरंत बाद मर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर प्रभाव क्या पड़ता है? माता पिता के रक्त समूह का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिता का रक्त AO पिता का रक्त रहता है AO, तो बच्चों में संभावित रक्त क्या होगा? OA होगा। ठीक है, देखिए अगर माता का O रहेगा, पिता का A रहेगा, तो बच्चे में क्या होगा? OA हो जाएगा। ठीक है, OA होगा ब्लड ग्रुप। अगर माता का O रहेगा, दूसरा में अगर माता का O रहेगा और पिता का B रहेगा, तो बच्चा में ब्लड का ग्रुप OB रहता है। ठीक है, तीसरा नंबर में आते हैं, यदि माता का O रहेगा और पिता का AB रहेगा, तो उस परिस्थिति में या तो A भी रह सकता है, B भी रह सकता है और AB भी रह सकता है। ठीक है, मतलब इनमें से कहने का मतलब है कि ये एक कंडीशन है और कुछ नहीं। यदि माता का है कि माता का फर्स्ट नंबर में देखिए, यदि माता का O पॉजिटिव है और पिता का A पॉजिटिव है, तो इस परिस्थिति में या तो बच्चा A में रहेगा और नहीं तो O में रहेगा। ठीक है, अगर माता का O रहेगा और पिता का B रहेगा, तो इस परिस्थिति में संभावित है कि अगर बच्चा का O रहेगा नहीं तो B रहेगा। ठीक है, अगर तीसरा में है, अगर माता का O रहेगा और पिता का AB रहेगा, तो या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप A रह सकता है, B रह सकता है या AB रह सकता है। ठीक, अगर माता और पिता दोनों का O रहेगा, तो बच्चा का संभावित जो रक्त होगा ना, ये O रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर माता पिता दोनों आदमी का A रहता है, तो या तो A रहेगा और नहीं तो O हो जाएगा। ठीक है, अगर माता पिता का B रहा, तो या तो A रहेगा या तो O रहेगा नहीं तो B रहेगा। ठीक है, अगर माता का ब्लड ग्रुप AB रहेगा और पिता का AB रहेगा, तो या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप A हो सकता है, नहीं तो B हो सकता है, नहीं तो A भी हो सकता है। ठीक है, यदि माता का A रहेगा और पिता का AB रहेगा, तो बच्चा में क्या होता है कि बच्चा में या तो A होगा, चाहे B होगा, चाहे AB होगा। ठीक है, यदि माता का ब्लड ग्रुप B रहता है और पिता का AB रहता है, तो इस परिस्थिति में या तो बच्चा में A रहेगा, B रहेगा, नहीं तो AB रहेगा। ठीक है, अगर माता में A रहता है और पिता में B रहता है, तो या तो बच्चा का ब्लड ग्रुप हो सकता है A, नहीं तो B, नहीं तो AB, नहीं तो O। ठीक है, वो भी रह सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को बोलते हैं बॉम्बे। ठीक है, यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। क्या है ये? बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? यह एक विशेष प्रकार का रक्त समूह है जो 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। 40 लाख लोगों में से किसी एक में पाया जाता है। इनमें एंटीजन A, B और O होता है। ठीक है, इसकी खोज 1952 ईस्वी में बम्बई में डॉक्टर वाई जी बंडे ने किया। इसे बॉम्बे ब्लड कहते हैं।
1952 ईस्वी में बॉम्बे में डॉक्टर वाईजी बेंडे ने किया था। वाईजी बेंडे ने 1952 ईस्वी में, अतः इसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहते हैं। चलिए, ब्लड ग्रुप खत्म हो गया। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में, उत्सर्जन तंत्र। चलिए उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम जानते हैं। उत्सर्जन तंत्र, शरीर से अभिष्ट पदार्थ, अभिष्ट मतलब खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब शरीर से कोई भी खराब पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है तो उसे उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अंगों के वैसे समूह जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उत्सर्जनी अंग कहलाते हैं। ठीक है। टॉपिक, उसके बाद मानव में प्रमुख उत्सर्जनी अंग। प्रमुख उत्सर्जनी अंग कौन कौन सा हो सकता है? फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क। फेफड़ा, आंत, यकृत, त्वचा और वृक्क। ठीक है। फेफड़ा में CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा में CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसे उत्सर्जन के प्रमुख भूमिका निभाता है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। त्वचा पसीना का तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। सीबम का उत्सर्जन करता है। ठीक है। फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा जो होता है ना, CO2 तथा वाष्पशील पदार्थ का उत्सर्जन करता है। बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उससे उत्सर्जन की प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करती है। ठीक है। वृक्क, किडनी के बारे में जानते हैं। किडनी भाई है क्या? यह सबसे प्रमुख उत्सर्जित अंग है। किडनी, इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार सेम के बीज होता है ना, बीज के समान होता है। सेम होता है ना, सेम के बीज के समान होता है। सेम के बीज के समान होता है। प्रत्येक वृक्क का भार, मतलब प्रत्येक किडनी का भार लगभग 140 ग्राम का होता है। मेरा किडनी 140 ग्राम का होता है। ठीक है। लगभग 140 ग्राम का होता है किडनी। ठीक है। किडनी जो है ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। किडनी जो है ना, ये पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। दाहिनी किडनी यकृत के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। यकृत के मतलब लीवर के दबाव के कारण नीचे दब जाता है। ठीक है। ये हमारा राइट किडनी है, ये हमारा लेफ्ट किडनी है। ठीक है। ये यूरेटर है, ये ब्लडर है, ये ब्लडर निक है। ठीक है। किडनी के बाहरी भाग को कार्टेक्स जबकि आंतरिक भाग को मुंडेला कहते हैं। किडनी जो है ना, इसके किडनी के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और जबकि ऊपरी भाग को
वो बाहरी भाग को कार्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग को, अंदर के भाग को मेंडुला कहते हैं, मेंडुला। किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम कहते हैं। किडनी के आंतरिक प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 1,30,000 नसें होती हैं। प्रत्येक किडनी में 1,30,000 नसें होती हैं, जिसमें जिन्हें नोफ्रेन कहते हैं। नोफ्रेन किसे कहते हैं भाई? तो किडनी में 1,30,000 होता है, एक किडनी में 1,30,000 नसें होते हैं, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वृक्क की इकाई नेफ्रॉन, मतलब किडनी का इकाई अंग है नेक्रोन क्या है? जो किडनी है वो प्रत्येक किडनी में 1,30,000 नसें होती है, उसी को नेक्रोन कहते हैं। ठीक है, ये नेक्रोन है किडनी का इकाई, मतलब किडनी की इकाई को नेक्रोन कहते हैं। किडनी की इकाई को, यानी वृक्क की इकाई को नेक्रोन कहते हैं। प्रत्येक नेक्रोन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है। प्रत्येक नेक्रोन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट ही रक्त को छानता तथा निष्पादन या अट्राफिकेशन करता है। अट्राफिकेशन कहते हैं। ठीक है, बेमिन जो होता है ना, बेमिन संपुट ही रक्त को छानता है, इसे निष्पादन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करना है। बोमेन संपुट पदार्थों को पुनः अवशोषण करना है। जो किडनी में रक्त छाना जाता है, इस क्रिया को अपोहन कहते हैं। जो किडनी में रक्त को छाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? अपोहन। अपोहन की क्रिया परासरण विधि द्वारा होता है। ऑस्मैटिक मेथड क्या है? ये परासरण विधि है। इसी में जो छाना जाता है ना, अपोहन क्रिया परासरण विधि द्वारा होता है। अपोहन, जिसको डायलिसिस कहते हैं, डायलिसिस। ठीक है, अपोहन को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। किडनी में डायलिसिस कहते हैं। देखिए, किडनी में रक्त छाना जाता है, इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। किडनी जो होता है ना, किडनी में होता है ना, रक्त को छाना जाता है, उसे डायलिसिस कहते हैं। अपोहन की क्रिया परासरण विधि द्वारा, यानी ऑस्मैटिक मेथड द्वारा होता है। क्या होता है? डायलिसिस क्या होता है? किडनी में जो रक्त के छाना जाला, ओकरा के डायलिसिस कहल जाला। ये कौन विधि द्वारा होला? तो ऑस्मैटिक मेथड द्वारा ही छाना जाता है। ठीक है, यह है मेंडुला। चित्र में देखिए ऐसे ही है, ये मेंडुला है, ये है आपका हाइलम है, कॉर्टेक्स है, और ये जो होता है बोमेन संपुट और नेक्रोन होता है। ठीक है, मूत्र या यूरिन का निर्माण किडनी करता है।
मूत्र या यूरिन का निर्माण क्या कौन करता है? किडनी करता है। इसमें 95% जल तथा 2% यूरिया होता है। इसमें क्या होता है? 95% जल होता है तथा 2% यूरिया होता है। इसका मूत्र का पीएच मान लगभग 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है। 4.8 से लेकर 8.4 के बीच रहता है मूत्र का पीएच मान। 4.8 से 8.4 के बीच रहता है। मूत्र का प्राकृतिक अम्लीय मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। जबकि मल का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, बिलिरुबिन। ठीक है। किडनी अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करता है। किडनी जो होता है ना, अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से करता है। किडनी जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। किडनी जो होता है ना, जहरीले पदार्थ के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है। वृक्क में पाए जाने वाला पत्थरी स्टोन कैल्शियम ऑक्जेल्ट का होता है। कैल्शियम ऑक्जेल्ट के लिए होता है। कैल्शियम ऑक्जेल्ट का होता है। पत्थरी जो होता है ना, किडनी में पत्थरी जो होता है, कैल्शियम ऑक्जेल्ट का होता है। कैल्शियम ऑक्जेल्ट का होता है। ठीक है। नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। तंत्रिका तंत्र शरीर का वह अंग जो सोचने, समझने तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क, ब्रेन तथा मेरुरज्जु होता है। ठीक है। ब्रेन का वजन 1350 से 1350 से ब्रेन का वजन 1350 से 14,009 एम होता है। 1350 से 14,009 एम होता है। ठीक है। यह सूचना का आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास का नियंत्रित रखता है। यह सूचना का आदान प्रदान, तापमान तथा भूख प्यास पर नियंत्रित रखता है। मस्तिष्क जो होता है ना, मस्तिष्क होता है, एक क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क क्रेनियम नामक हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इस हड्डियों के मस्तिष्क मेनिंजेज 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों का मस्तिष्क मेनिंजेज 3 परत की झिल्ली होती है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिंजेज नामक झिल्ली से ढका रहता है। इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क जो होता है ना, मेनिंजेज नामक झिल्ली से ढका होता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका का बना होता है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका में पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है।
तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई वजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जन्म के बाद इसमें कोई वजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंतु यानी नस, तंत्रिका का नस जो होता है को साइनेप्स कहते हैं। तंत्रिका का नस जो होता है ना, इसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है। साइनेप्स के अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है, जिसे एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एक्साइन कहते हैं। एक एक्साइन दूसरे एक्साइन आवेश संरचना के लिए अर्थात तंत्रिका में प्रवेश संरचना के लिए सोडियम की आवश्यकता है। तंत्रिका तंत्र की कई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की कई न्यूरॉन होती है। ये तंत्रिका तंत्र है। कोशिका, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का बना होता है। ये साइनेप्स होता है। ये साइनेप्स जो होता है नस होता है, एक्सॉन होता है। देखिए, और ये है तो वृक्क, ये होता है वृक्क। वृक्क ये होता है, इसी को किडनी कहते हैं। किडनी दोनों साइड में राइट और लेफ्ट रहता है, ठीक है। ये होता है आपका मूत्र नली, ठीक है। ये मूत्र नली होता है, और यहाँ होता है मूत्राशय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। अमोनोटेलिक क्या होता है? अमोनोटेलिक होता है वैसे जीव का उत्सर्जन से अमोनिया निकलते हैं। वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं, क्या करते हैं? अमोनेटेलिक क्या होता है? अमोनेटेलिक क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं, उसे अमोनेटेलिक कहते हैं। वैसे जो उत्सर्जन से अमोनिया निकालते हैं, उसे अमोनेटेलिक कहते हैं। जैसे कीट, मछली, हाइड्रा, ठीक है। आगे टॉपिक पढ़ते हैं। यूरियोटेलिक क्या होता है? यूरियोटेलिक वैसे जीव जो उत्सर्जन में यूरिया निकलता है, उसे, जैसे स्तनधारी, मानव, पशु का जिसमें यूरिया निकलता है, उसे यूरियोटेलिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूरिकोटेलिक कहते हैं वैसे जीव जंतु जो उत्सर्जन से यूरिया अम्ल निकलते हैं। वैसे जीव जो उत्सर्जन से यूरिक अम्ल निकालते हैं, यूरोकोटेलिका कहलाता है। वैसे जीव जो उत्सर्जन में से यूरिक अम्ल निकालते हैं, यूरेकोटेलिका कहते हैं। जैसे छिपकली, पक्षी, गिरगिट और सांप, ठीक है। ग्वानोटेलिक क्या होता है? वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं। वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं और ग्वानोटेलिक कहलाते हैं। जैसे मकड़ी,
जैसे मकड़ी, वैसे जीव जो उत्सर्जन से ग्वानिन निकालते हैं ग्वानोटैलिक कहलाते हैं, जैसे मकड़ी। कीटों में उत्सर्जन के लिए हरित ग्रंथि ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। पेड़ पौधे का गेंद लाशा तथा दूध उनका उत्सर्जित पदार्थ करता है। ये ब्रेन हो गया, ये स्प्लिन कार्ड हो गया, स्प्लिन क्रॉल, स्प्लिन क्रॉल, ठीक है। स्प्लिन क्रॉल ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिब्रम, थैलम्स, हाइपोथैलम्स, ठीक होता है। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा और सेरिबल पेंडिकल। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा और इधर होता है मैरिब्रल पेंडिकल। चलिए फिर से जानते हैं। देखिए, ब्रेन जो होता है ना, ये ब्रेन को 2 भाग में बांटता है। कौन कौन? ब्रेन को 3 भाग में, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पार्श्व मस्तिष्क, 3 भाग हो गया। ये अग्र मस्तिष्क होता है ना, ये ब्रेन हो गया। ये ब्रेन में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क ये होता है। अग्र मस्तिष्क में क्या होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम, ये होता है सेरिब्रम, ये होता है थैलम्स, ये होता है हाइपोथैलम्स। ये अग्र मस्तिष्क में होता है, ठीक है। मध्य मस्तिष्क में जानते हैं क्या होता है? तो मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा होता है, ठीक है। सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ठीक है। ये सेरिब्रल पेंडिकल होता है, ठीक है। और पाश्चिम मस्तिष्क में क्या होता है? सेराबेलम होता है। पाश्चिम मस्तिष्क में होता है सेराबेलम, ठीक है। और मेंडुला आलागंडा, ठीक है। तो हम सबसे पहले सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरिब्रम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सेरिब्रम क्या होता है? इसे प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा तथा विकसित भाग है। सेरिब्रम होता है जो ना, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग 66% भाग इसका मुख्य कार्य स्मृति, ज्ञान, बुद्धि, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम करता है 66% भाग सेरिब्रम करता है, ठीक है। सेरिब्रम क्या करता है? इसमें यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह कुल मस्तिष्क का 2/3 भाग यानी 86% भाग इसका मुख्य कार्य क्या है? स्मृति, ज्ञान, बुद्धिमान, चिंतन, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करना। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में नापते हैं। स्मरण शक्ति को कार्टेक्स में नापते हैं। स्मरण शक्ति को किस चीज़ में नापते हैं? कार्टेक्स में नापते हैं। कार्टेक्स। चलिए, थैलम्स क्या है? थैलम्स होता है कि यह ठंडा, गर्मी, दर्द को बताता है। थैलम्स जो है ना, थैलम्स ठंडा, गर्मी, दर्द को बताता है, अर्थात यह बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है।
थैलम्स, थैलम्स वही होता है जो बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है। चलिए हाइपोथैलम्स, हाइपोथैलम्स क्या है? यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, यह पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है। यह अतः स्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव को नियंत्रित करता है। नोट, हाइपोथैलम्स को ताप नियंत्रित ग्रंथि कहा जाता है। हाइपोथैलम्स जो होता है ना, हाइपोथैलम्स को ताप नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है, यह मोटर ग्लैंड को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे, यह शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद etc को कंट्रोल करता है। यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है, यह आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकलने का आदेश देते हैं। हाइपोथैलम्स, हाइपोथैलम्स को कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं कर्पूरा। कर्पूरा क्या था? यह देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कर्पूरा, कर्पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक, सेरिबुल, सेरिबुल पेंडिकल। सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? यह ब्रेन को स्प्लिन कॉर्ड में जुड़ता है। ठीक है, सेरिबुल पेंडिकल, सेरिबुल पेंडिकल क्या होता है? यह ब्रेन को स्प्लिन कोड से जुड़ता है, यह ब्रेन को स्प्लिन कोड से जुड़ता है। सेरिबेलम क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। सेरिबेलम, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने की इच्छा, मांसपेशियों का नियंत्रण रखता है। सेरिबेलम, यह ब्रेन का दूसरा भाग सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। मेंडुला क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगाटा, मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मेंडुला ऑब्लांगाटा। मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग है। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह चलिए, ये हो गया मेरा कार्पोरा, सेरिबुला हो गया, पेंडिकला हो गया, सेरिबेलम हो गया। ठीक है, और मेंडुला ऑब्लांगाटा, मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है। यह उपापचय, हृदय धड़कन, आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन को नियंत्रित रखता है। ठीक है, क्रमानुकुंचन को नियंत्रित रखता है। मेरुरज्जु होता है क्या? मेरुरज्जु रीढ़ के हड्डी में अवशिष्ट होता है, इसे द्वितीय ब्रेन कहते हैं, द्वितीय ब्रेन कहते हैं। यह मस्तिष्क में जाने वाले उद्दीपनों को नियंत्रित रखता है, अर्थात यह सिंगल का संवहन करता है। ठीक है, मेरुरज्जु प्रतिवर्तित क्रिया
को नियंत्रित रखता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्तित क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित रखता है। रिमार्क में वैसी क्रिया जो अति शीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होता है उसे परिवर्तित क्रिया कहते हैं। जैसे छींक आना, पलक झपकना, जम्हाई लेना, लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पकड़ने पर अचानक हटा लेना। स्प्लीन स्निपल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली होती है, जबकि मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। एक स्पाइनल कोड 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है और मस्तिष्क से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तंत्रिका का प्रकार इस प्रकार है। तंत्रिका 3 प्रकार की होती हैं: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, परिधीय तो स्वतंत्र तंत्र। ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है? यह तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अंतर्गत ब्रेन और स्प्लीन कोड आते हैं। विपरीतीय तंत्रिका तंत्र। विपरीतीय तंत्रिका तंत्र यह मस्तिष्क से निकलने वाली है। 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। स्वायत्त श्वसन तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त श्वसन तंत्रिका तंत्र यह मस्तिष्क तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मुख्य रूप 2 प्रकार का होते हैं: अनुकंपीय क्रिया, परानुकंपीय क्रिया। अनुकंपीय क्रिया कहते हैं इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित घटना होती है: हृदय गति तेज होना, लार ग्रंथि से लार का कम बनाना, आँख का फैल जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, अनुकंपीय क्रिया तंत्र होता है। ठीक है। पसीना अधिक आना अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र है। पैर थरथराने लगना। परानुकंपीय क्रिया यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी तथा स्पाइनल कोड से निकलने वाली 31 जोड़ी तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका में आवेग संचरण क्या होता है? तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए Na की आवश्यकता होती है। तंत्रिका में संरचन के लिए Na की आवश्यकता होती है। वैसी नसें जो आवेग को ले आने तथा ले जाने का कार्य करती है उसे तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। ठीक है। नर्वस 3 प्रकार का होते हैं। ठीक है। चलिए, नर्वसेस 3 प्रकार की होती है। मोटर नर्वसेस यह आवेग को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। मोटर नर्वस यह आवेग को ब्रेन से बॉडी की तरह ले जाती है। सेकेंडरी नर्वसेस यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। समझिए, मोटर नर्वसेस में होता है क्या है, यह आवेश को ब्रेन से बॉडी तक ले जाती है। ठीक है। मोटर नर्वसेस
सेकेंडरी नर्वस सिस्टम क्या होता है? यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जाती है। यह शरीर से आवेग को ब्रेन तक ले जा सकती है। फिक्सेड नर्वस सिस्टम यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक, बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करते हैं। फिक्सेड नर्वस सिस्टम होता है क्या? यह सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तथा बॉडी से ब्रेन तक लाने का कार्य करता है, अर्थात दोनों कार्य करता है। मस्तिष्क का एक भाग पीओएनएस होता है। मस्तिष्क का एक भाग पीओएनएस होता है जो श्वसन इत्यादि के तंत्रिका करता है। ठीक है। स्पाइनल कोड क्या होता है? केंद्रियों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से आए हुए क्रियात्मक सूचनाओं को क्रियात्मक अंगों तथा भेजने का कार्य करता है। यही कारण है कि स्पाइनल कोड को तंत्रिका के आवेग का संरक्षण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है।